नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी लोक प्रशासन की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे बड़े चैप्टर के रूप में चैप्टर 1 को देखते हैं और हम वहाँ पे लोक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में हम चैप्टर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जिसमें शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, वैधता और प्रत्यायोजन इनके बारे में बात की जाती है। और जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने कुछ आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल और उसके अलावा कुछ संगठन के सिद्धांत थे उनके बारे में बात की थी जिसमें पद सोपान काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एंड अभी चैप्टर नंबर 4, ये भी एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये चैप्टर तो क्या है, ओरिजिनली 2 पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि इन 2 पॉइंट्स पे आप बताइए बात करके कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। ओके, सो हमें इन चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत बात करनी है। लेट आई स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 4। और यहाँ चैप्टर नंबर 4 में हमें 2 पॉइंट्स के बारे में बात करनी है और 2 पॉइंट क्या हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉरपोरेट अभिशासन, अभिशासन जैसे बोलेंगे हम, ठीक है हिंदी में, या निगम अभिशासन या निगमित शासन। ठीक है, ये 3-4 नाम रहेंगे, इसके सेम नाम रहेंगे। एक तो हो जाएगा इंग्लिश वाला कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कॉरपोरेट या इनकॉरपोरेट गवर्नेंस एंड गवर्नेंस। उसके बाद में निगमित शासन, निगम अभिशासन, इस तरीके से इसके नाम रहेंगे। और एक दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है CSR, सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। 2 छोटे से पॉइंट्स हैं, 2-2 पेज में कंप्लीट होंगे। नॉर्मली हमें इन्हें मतलब समझना है कि मतलब क्या है, इनकी विशेष इनकी इनकी आवश्यकता क्यों हुई, ये हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है, देखिए ये जो प्रबंधन वाली बात चल रही है, तो नॉर्मली मैंने बोला प्रबंधन वाला कॉन्सेप्ट शुरू से ही बोला था कि ज़्यादातर प्रबंधन की जब बात करेंगे तो हम उसे निजी प्रशासन की बात करेंगे, यानी मोस्टली प्राइवेट कंपनियों के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट कंपनियों के बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है कि प्राइवेट कंपनियां, कोई भी प्राइवेट कंपनी ए, कोई भी प्राइवेट कंपनी बी, ये प्राइवेट कंपनियां अपने अपने रूल्स बनाती हैं, अपने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं और उस हिसाब से ये अपनी कंपनी को चलाने की कोशिश करती हैं। ए वाली के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, बी वाली के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। ए वाली ने, मान लीजिए कंपनी ने 10 लोगों को हायर किया, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति को तो वो 1 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहा है और बाकी कुछ 5 लोगों को वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे रहा है ओनली। ठीक है, तो यानी इसका खुद के रूल्स हैं, कैसे भी मन मर्जी कर रहा है। ऐसे ही बी वाले भी कर सकते हैं अपनी मन मर्जी। यहाँ पे कभी भी कंपनी से जो है वो कर्मचारी को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, कभी भी पहले पुराने समय पे जो होता था, यहाँ पे इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया जाता था, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया जाता कंपनियों के द्वारा। तो एक अनियमित तरीके से प्राइवेट कंपनियां चलती थी शुरुआत से। ऐसा जब होता रहा तो 1929 का एक दौर था जब अमेरिका में मंदी आई थी और उस मंदी में इन कंपनियों का इसी तरीके का बिहेवियर, इस तरीके से जो बिहेव किया इन्होंने, इस बिहेवियर के कारण जो है वो 1929 की आर्थिक मंदी जो है वो आई थी। इसलिए 1929 की आर्थिक मंदी में जो है वो अमेरिका के जितने भी नीति निर्माता थे उन्होंने फील किया कि इन निजी कंपनियों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, इन निजी कंपनियों के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए निजी कंपनियों के लिए कि तुमको भी कम से कम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, बट इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, बाकी और अपनी कंपनी खुद के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए जिसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी था। ये उस समय 1929 में तो विचार आया था, धीरे धीरे ये 1990 के दौर में जो है वो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये अपना मेन पॉइंट है, अपना क्या है जिसका नाम, ये है अपना टॉपिक का नाम, निगमित शासन या कॉर्पोरेट अभिशासन। और जब दूसरा आता है सामाजिक उत्तरदायित्व, तो ये तो हम सोशोलॉजी में पढ़ चुके हैं और वैसे भी सुनते आते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व।
कोई भी कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है? पैसा कमा रही है जनता के बीच से, लोगों से कमा रही है। तो उस कंपनी का जिम्मेदारी है कि जब वो पैसा कमा रही है तो उस पैसे या कमाई से कुछ पैसा, कुछ मात्रा में पैसा जो है वो लोगों की भलाई के लिए लगाए, और ये क्या कहलाता है? सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, इसके लिए भी एक्ट बनाना पड़ा और इसके लिए भी जो कानून लेके आना पड़ा था, ये सिस्टम था। एक एक करके देखते हैं। निगमित शासन या कॉरपोरेट अनुशासन। अर्थ, व्यवसाय को व्यावसायिकता के सुस्थापित नियमों एवं मानदंडों के अनुसार संचालित करना तथा व्यवसाय में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भागीदारी और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना, ये क्या कहलाता है? निगमित शासन। ये निजी और लोक उद्यम दोनों पे ही लागू होता है। ठीक है, निजी के लिए बनाए गए थे ओरिजिनली, लोक उद्यमों पे तो पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार रख रही थी। फिर भी अगर निगमित शासन या कॉरपोरेट शासन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए गए हैं? ताकि कोई भी कंपनी अपना व्यवसाय इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रह करके करे। और इससे फायदा क्या हो रहा है? उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भागीदारी और नैतिक मूल्यों का निर्माण हो रहा है उस कंपनी के अंतर्गत। तो कंपनी लॉन्ग रन में जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि कॉरपोरेट का या अब निगमित शासन का कोई इतिहास बताइए, तो जस्ट नॉर्मल सा है, इसमें कोई वैसे सवाल पूछा जाना भी नहीं चाहिए। 1929 में जब आर्थिक मंदी आई थी, और आर्थिक मंदी का कारण ही ये था कि जो प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही थीं, उनके कारण पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। तो उस समय महसूस हुआ कि प्राइवेट कंपनियों पे कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है, उनको जो है वो कॉरपोरेट शासन के अंतर्गत लाना ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत लाना ज़रूरी है। फिर बहुत समय बाद में, पहले उस समय तो विचार हो गया लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। बहुत समय बाद 1992 में एक एडन कैडबरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी किंग मेरियन नाम से एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और कुछ और समितियाँ बनी ब्रिटेन में, फ्रांस में और यूएसए में। यूएसए की सबसे इंपॉर्टेंट थी ब्लू रेवेंस समिति। ये समितियां गठित की गई थी और इनसे कहा गया था कि आप जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। यानी ये जो निजी कंपनियां हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको निगमित करने के लिए आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। तो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो एक तरीके से अलग अलग देश के अपने अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि निगमित शासन का उद्देश्य क्या है, तो कॉरपोरेट शासन का उद्देश्य निजी कंपनियों में या कॉरपोरेट कंपनियों में, ठीक है, कॉरपोरेट का मतलब ये होता है जो कंपनियां हैं, निगम हैं, उनका नाम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में कॉरपोरेट बोलते हैं। तो निगमों में उनके शासन में गुणवत्ता लाना, कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना, शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना, नैतिक आचार संहिताओं का विकास करना, ये क्या है? निगमित शासन का उद्देश्य। इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी एंड फेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको रटने हैं। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए निगमित शासन का उद्देश्य क्या है, तो निगमित शासन का उद्देश्य क्या है? कॉरपोरेट शासन में गुणवत्ता लाना, कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना, शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना और नैतिक आचार संहिता को विकास करना। अगर मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँ, द कॉरपोरेट गवर्नेंस द सिस्टम ऑफ रूल्स प्रैक्टिकल्स एंड प्रोसेस बाई विच फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। आगे बात समझ में, फर्म को जो है वो डायरेक्ट किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है। नॉर्मली निगमित शासन, ठीक है, इसे हम कॉरपोरेट गवर्नेंस भी बोल रहे हैं। ये नॉर्मली ये जो है वो बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है निजी कंपनियों के लिए बनाया गया है, निजी कंपनियों के लिए बनाया गया है। और उन कंपनियों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं हर देश में, और उनके आधार पे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। फ़ायदा क्या होगा? इससे कंपनियां, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, लोगों की पार्टनरशिप रहेगी, नैतिक मूल्य और जो है वो आचार रूल्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया ऊपर भी में कि अपना निगमित शासन क्या होता है। अच्छा, छोटो एक दो एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, विजय माल्या की कंपनी है। अब विजय माल्या जो है वो मन मर्जी से पैसा खर्च कर रहा है, मन मर्जी से जो है वो किसी को जो अच्छी सैलरी दे रहा है, किसी को कम सैलरी दे रहा है, तो वो जो है वो गलत कर रहा है, क्योंकि उससे लॉन्ग रन में कंपनी भाग सकती है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी बैंक है, वो गलत तरीके से जो है वो अपना शासन चला रही है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो सेबी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसे नॉर्मली निगमित शासन का जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इवन इफ आप कभी कभी सुनते होंगे कि इस बैंक को फ्रीज कर दिया गया, इससे पैसे नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि अगर सरकार को लग रहा है कि ये बैंक
प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, ये कंपनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो सरकार उसको पहले कंट्रोल करने की कोशिश कर लेती है। तो बस ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके आधार पे सभी कंपनियों को काम करना होता है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ समितियाँ बनाई गई थी, तो 1995 में ओमकार गोस्वामी समिति बनी थी, 1997 में विनिवेश आयोग बनाया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट 1999 में मंगलम बिरला समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों को विभिन्न उद्योग समूहों ने समय समय पर स्वीकार किया। ओके, एंड 2002 में सबसे इम्पोर्टेंट नारायण मूर्ति समिति बनाई गई थी। उसके बाद में एक जो है वो नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस बनाया गया, एक संस्था बनाई गई और इस संस्था का नाम रखा गया नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये संस्था व्यावसायिक नेतृत्व, नीति निर्माताओं, विनियामकों और गैर सरकारी संगठनों के बीच में विचार परामर्श का केंद्र प्रदान करती है। एक तरीके से एक मंच के रूप में ये संस्था बनाई गई, NFCG, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस। इस पे अलग अलग लोग, व्यावसायिक नेतृत्व करने वाले लोग, नीति निर्माता लोग आएंगे, विनियामक आएंगे और गैर सरकारी संस्था आएंगे। विनियामक यानी कंट्रोल करने वाले, CB, ED, इस तरीके से, SEBI, ED इस तरीके से जो कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, RBI भी विनियामक है। ठीक है, RBI बैंकों को विनियामक करती है, SEBI शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। ठीक है, ED एक तरीके से ये मान लीजिए कि पैसे को कंट्रोल करने का काम करती है, या जो निगमित कॉरपोरेट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये विनियामक और गैर सरकारी संगठनों के बीच में एक जो है वो संस्था के रूप में NFCG का गठन किया गया। इसका गठन कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा FICCI AA, इसका मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ औद्योगिक प्रसंग, इंडियन इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, एंड ये जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। तो ये चार जो हैं संस्था मिलकर के एक NGO के रूप में NFCG का गठन करते हैं और ये 3 स्तर पे काम करती है, एक शासी परिषद, दूसरा ट्रस्टी बोर्ड और तीसरा निदेशालय। बस अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए अपना NFCG के 5 नंबर के बारे में, तो आप याद कर लेना, NFCG यह एक संस्था है जो कि विचार विमर्श का मंच प्रदान करती है और इस संस्था के अंतर्गत व्यावसायिक नेतृत्व करने वाले नीति निर्माता, विनियामक और गैर सरकारी संगठन आते हैं। इस संस्था का गठन कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा FICCI के सहयोग से, इंडियन इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के सहयोग से और इंडियन चार्टर्ड अकाउंट के सहयोग से जो है वो NGO के रूप में किया गया है। 3 स्तर पे काम करती है, शासी परिषद, ट्रस्टी परिषद और निदेशालय के रूप में। कॉरपोरेट शासन की विशेषताएं, इससे फ़ायदा क्या है? व्यवसाय ऐसे चलाना जिससे शेयर धारकों, उपभोक्ताओं, कार्मिकों एवं समाज एवं सरकार सबको अधिकतम लाभ हो, इस तरीके से चलाने की कोशिश करना कंपनियों को, ये कॉरपोरेट शासन का मुख्य उद्देश्य है। इससे फ़ायदा क्या है? व्यवसाय में लोकतांत्रिक पद्धति का विकास हो रहा है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं, आचार जो अपना और नैतिक मूल्य बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, पारदर्शिता को फॉलो किया जा रहा है, सभी लोगों की पार्टनरशिप सुनिश्चित की जा रही है, तो लोकतांत्रिक पद्धति का जो है इसमें विकास हो रहा है। घोटाले और अनियमितताओं को रोका जा सकता है इस CSR के अपना कॉरपोरेट शासन के माध्यम से, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे तो कंपनी के कोलैप्स होने के चांस कम रहेंगे। इससे उत्तरदायित्व बढ़ रहा है, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सहभागिता, ये इनमें जो है प्राथमिकता मिल रही है और ये बढ़ रहे हैं। इससे मानवीय नैतिक मूल्यों का समावेश हो रहा है, धन का इससे सामाजिक उपयोग होता है, पर्यावरण संरक्षण, महिला बाल अधिकार और समावेशी विकास पे जो है वो ये योगदान दे रहा है कॉरपोरेट शासन। ओके, अगर इसकी विशेषताएं पूछी जाएँ तो ये याद रखना। अब बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए, 2 शब्द हैं, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। प्रबंधन शब्द दिया है उन्होंने और शब्द का नाम है प्रबंधन के कार्य। तो प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत 2 पॉइंट उन्होंने दिए और 2 पॉइंट क्या दिए? एक तो उन्होंने दिया निगमित शासन या कॉरपोरेट गवर्नेंस और दूसरा उन्होंने दिया CSR यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। तो देखो, प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करती रहती हैं, इसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कंपनियां कोलैप्स कर जाती हैं। तो कंपनियों को मनमानी से बचाने के लिए सरकारों के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉरपोरेट गवर्नेंस। यानी उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो सारी की सारी कंपनियां चलने वाली हैं। और दूसरा, कंपनियों के द्वारा पैसा कमाया जाता है और वो पैसा समाज से कमाया जाता है, इसलिए कंपनियों की जिम्मेदारी है कि जो पैसा कमाया है उसके कुछ हिस्से को समाज के भले के लिए लगाए। ओके, वो होता है अपना सामाजिक उत्तरदायित्व। तो बस ठीक है, कॉरपोरेट शासन की विशेषताएं ये देख ली आपने। कॉरपोरेट शासन की आवश्यकता समझ में आ गया पहले ही।
भाई लोगों को पर लगने लगा कि भाई ये प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, तो इनमें सुधार की आवश्यकता है। शेयर धारकों का हित की रक्षा करनी है, क्योंकि कंपनी अगर मनमानी कर रही है और कोलैप्स हो रही है तो शेयर धारक ने जो पैसा लगाया वो डूबने के चांस रहेंगे। तो शेयर धारकों के हित की रक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस या निगमित शासन लाया गया। प्रबंधन और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए फील हुआ कि अभी हमें जो है वो जो है कॉर्पोरेट शासन लेकर के आना चाहिए। इसके माध्यम से सामाजिक प्रासंगिकता जो है वो सुनिश्चित की गई। इसके माध्यम से जो लेखांकन और अंकेक्षण के कुछ स्टैंडर्ड्स यानी मानक तय किए गए, और वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकरण के लिए आज के समय पे पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है, वैश्वीकरण में जा रहा है और प्रौद्योगिकरण में जा रहा है, तो कॉर्पोरेट शासन की आवश्यकता थी ही। ओके, अब अगला पॉइंट है अपना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, मैं पढ़ के बताता हूँ बस ओनली। CSR समाज में भलाई, आवश्यकताओं एवं मूल्यों के संदर्भ में व्यवसाय द्वारा निर्वहन योग्य जिम्मेदारी है। ठीक है, समाज में भलाई करने के लिए, समाज की आवश्यकताओं के लिए और मूल्यों के संदर्भ में किसी कंपनी के द्वारा जिम्मेदारी जो निभाई जा रही है वो क्या कहला रही है? CSR कहला रही है। ये व्यवसाय की समाज के प्रति जिम्मेदारी है। बस व्यवसाय की सफलता एवं समाज के प्रति उसके परस्पर उत्तरदायित्व जो है वो संबंध होते हैं। देखो यहाँ पे एक कोई कंपनी है, उसने पैसा कमाया, वो CSR के माध्यम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से क्या काम कर रही है? वो अलग अलग तरीके के काम करने की कोशिश कर रही है। जेंडर इक्वलिटी पे जो है वो पैसा डाल रही है ताकि जो है लैंगिक समानता बढ़े। उसके बाद में लाइवलीहुड बेस्ड ऑन दी ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, जो भी देसी हस्तशिल्प और कलाकार हैं उनके विकास के लिए CSR के माध्यम से कंपनियां पैसा कर सकती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो कंपनियां पैसा खर्च कर सकती हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वोकेशनल स्किल्स के लिए, स्किल जनरेशन के लिए पैसा खर्च कर सकती हैं कंपनियां। तो ये अपने आप में क्या हो रहा है? इससे समाज का भला हो रहा है, और ये कौन कर रही हैं? प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं समाज का भला। ओके, ये अपना क्या कर रहा है? CSR विशेषताएं। इससे पहले मैं एक बार ये वाला अपना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझा दिया है। ओके, विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं? विशेषताएं, इससे अच्छी बात यह है कि अगर कंपनी कोई भी उपभोक्ता और ग्राहकों को बेहतर वस्तु और सेवा प्रदान कर रही है तो वो भी अपने आप में समाज के लिए उस कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया। अगर आप सेवा और वस्तु अच्छी क्वालिटी की प्रदान कर रहे हो तो वो भी समाज का लिए उत्तरदायी हो गया कंपनी का। ओके, अगर कंपनी बाल श्रम को बढ़ावा नहीं दे रही है, कंपनी बाल श्रम को रोक रही है, तो उस कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया। कंपनी महिला, विकलांग, वृद्ध श्रमिकों को, कार्मिकों को उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार कार्य दशाएँ उपलब्ध करा रही है, तो ये कंपनी के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा हो गया। कार्य स्थान पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है कोई कंपनी, तो ये कंपनी के द्वारा क्या हो गया? उस कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया। पर्यावरण संरक्षण तकनीकों का प्रयोग कर रही है, पर्यावरण को बचाने के प्रयास कर रही है, धारणीय विकास के आधार पर प्रयास कर रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ के रूप में प्रयास कर रही है कंपनी, तो ये भी उसका सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया। सार्वजनिक लेखा या जैसे हम सार्वजनिक लेखा परीक्षण कार्य कर रही है, ठीक है, या सामाजिक लेखा परीक्षण कार्य बोलते हैं जैसे वो, तो इससे क्या हो रहा है? जो उसके द्वारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाए जा रहे हैं उनको लेखा परीक्षण किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भागीदारी ये जो है सुनिश्चित की जा रही हैं। व्यावसायिक कानूनों एवं मानदंडों को अगर वो पालन कर रही है तो निश्चित सी बात है वो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रही है। इसके प्रेरक तत्व क्या हैं? व्यवसाय में संलग्न लोगों को अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागरूक बनाया जाना, ठीक है। उपभोक्ताओं को कानूनों की जानकारी मिलती है। सरकारी नियम विनियम कानूनों से व्यवसाय पर नियंत्रण, व्यवसाय द्वारा सामाजिक प्रासंगिकता एवं स्वीकृति प्राप्त करने की चाह। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जो प्रेरक तत्व हैं कि क्यों इसको बढ़ावा मिला, उसका कारण क्या रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि ये सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ा या CSR बढ़ा? तो इसके कारण सबसे पहली बात तो एक ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि ये जो कंपनियां हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी, टाटा कंपनी अगर कहीं पे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, कहीं पे स्कूल खोल रही है, कहीं पे पानी की व्यवस्था कर रही है, तो उससे लोगों को टाटा कंपनी के प्रति अच्छी जो है वो थॉट्स बनेंगे। सरकारी नियम विनियम कानून और इनसे व्यवसाय पर नियंत्रण हो रहा है, तो निश्चित सी बात है कुछ नियम्स बनाए गए, कंपनी एक्ट बनाया गया, उसमें CSR के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए, तो वो फॉलो होंगे, तो अब निश्चित सी बात है ये सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बनाए गए हमारे यहाँ पे CSR के लिए? अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रखती है, उसका नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर का है
और एनुअल उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर का है तो उस कंपनी को 2% अपने प्रॉफिट का जो है वो खर्च करना ही पड़ेगा। ये क्या है, अपने कंपनी एक्ट के तहत सीएसआर को लाया गया था। सीएसआर क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल दैट हेल्प्स ए कंपनी बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ कंपनी के द्वारा समाज के भले के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व। भारत में भारतीय कंपनी एक्ट 2013 में लाया गया और उसके कुछ मूल तत्व क्या हैं वो आप देख लीजिए। कॉरपोरेट शासन व कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भारत में कंपनी कानून एक्ट 2013 लाया गया। ये टॉपिक और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर नंबर 4 के मेन टॉपिक हैं। 2013 में जो एक्ट लाया गया था उसका उद्देश्य था कंपनियों को कंट्रोल करना और कंपनियों को सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास कराना और उनके द्वारा उनके प्रॉफिट में से कुछ पैसा समाज के भले के लिए खर्च करवाना। इस एक्ट में व्यवसाय के निदेशकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दी। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यवसाय में आप मैनेजर्स की संख्या बढ़ाइए ताकि वो व्यवसाय सुचारू रूप से चले, एक ही अकेला व्यक्ति नहीं कंट्रोल करे, डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाइए। इसमें बोला गया कि निदेशकों की वेतन सीमा का निर्धारण करो, निदेशकों को अधिक पैसा देते हो बेटर है कि उनको निर्धारित करके कर्मचारियों को भी अच्छी मात्रा में पैसे दिए जाएं। ठीक है, इसमें डायरेक्टर्स के लिए अधिकतम कितनी कंपनियों को वो डायरेक्ट कर सकता है ये संख्या भी निर्धारित कर दी गई कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और घोटालों के लिए विशेष व्यावसायिक न्यायालय का गठन करने का जो है वो इसमें प्रावधान किया गया कि अगर किसी कंपनी में घोटाला हो रहा है तो उसको तुरंत की तुरंत विशेष व्यावसायिक न्यायालय के द्वारा जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सीएसआर के माध्यम से व्यवसाय का 2% सीएसआर सामाजिक उत्तरदायित्व पे खर्च करने की बात की गई। किसके तहत, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी के आंतरिक मामलों में उत्तरदायित्व से आरटीआई से छूट मिल गई। कंपनी के आंतरिक मामलों में अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है तो उसकी जानकारी देने की उसे आरटीआई में ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया गया। ओके, इसके अलावा और भी प्रावधान थे जिसमें कहा गया था कंपनी पे ऊपर कोई केस चलता है, कंपनियों को एक तरीके से आसान बनाने के लिए, कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए और कंपनियों की समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनको एक तरीके से याद दिलाने के लिए अपना ये एक्ट था, अपना इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा बहुत तो विकिपीडिया पे सर्च करके भी देख सकते हैं। कंपनी एक्ट तो काफ़ी बड़ा था। उस समय सचिन पायलट जी जो है वो अपना मंत्री थे, उद्योग मंत्री, एंड उनके द्वारा इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जस्ट बताया। सीएसआर के माध्यम से व्यवसाय का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना। भारत 2014 में ऐसा पहला देश बना जिसने कुछ विशेष वर्ग की कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया गया। और क्या है कंडीशन, 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, नेटवर्थ 500 करोड़ की हो और प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर का हो। तो इसके अलावा अनिल बैजल समिति ने स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा वर्ग के लिए आवास पर सीएसआर की राशि को खर्च करने की छूट दी थी। ओके, राजस्थान में सीएसआर के तहत राज्य के विद्यालयों में दान देने की भी पहल शुरू की गई। सीएसआर के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ओके, तो ये जो है वो अपना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपना कंपनी एक्ट की कुछ बातें हैं जिसमें सबसे पहली बार भारत में कॉर्पोरेट शासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व इन दोनों के लिए कंपनी एक्ट लाया गया था 2013 में। निदेशकों की संख्या निर्धारित करी, निदेशकों के वेतन को कंट्रोल किया गया, निदेशकों को मैक्सिमम कितने कंपनियों में काम कर सकते हैं ये भी कंट्रोल किया गया। और उसके अलावा घोटाले अगर हो रहे हैं कंपनी में तो विशेष न्यायालय का गठन किया गया और सीएसआर के माध्यम से 2% पैसा खर्च करवाने की बात की गई थी। क्यों प्रेरक रहा, कौन कौन से तत्व प्रेरक रहे सीएसआर के लाने के लिए, तो सबसे पहला तो यह है कि व्यवसाय चाहते हैं कि हमें भी समाज में स्वीकृति मिले। ओके, दूसरा सरकार के नियम है, नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नियम फॉलो नहीं करेगा तो सरकार जो है वो कानूनी डंडा चलाएगी। ओके, और नॉर्मली अभी लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को, उपभोक्ताओं को कानूनी जानकारी आ गई है, तो कंपनियों को ये अपना सामाजिक उत्तरदायित्व फॉलो करना होता है। विशेषताएं आपको मैंने बता दी, कंपनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाएं और सेवाएं बनाएं तो भी अपने आप में सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। ओके, ये इसकी परिभाषा थी। एंड इससे पहले हमने पहले टॉपिक के रूप में देखा था यहाँ चैप्टर नंबर 4 का ये पहला टॉपिक निगमित शासन। निगमित शासन का मतलब व्यवसाय को व्यावसायिकता के सुस्थापित नियमों एवं मानदंडों के अनुसार संचालित करना, व्यवसाय में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भागीदारी और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना। तो ये अपना एक बहुत छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। एंड उसके बाद में हम एथिक्स का एक टॉपिक आता है, कुछ मूल्य और कुछ नैतिकता वाली बात करेंगे। एंड उसके बाद में हमारा एक तरीके से
पॉलिटी वाला पोर्शन आ जाएगा, जिसमें स्टेट पॉलिटी रहेगी कंप्लीट, राज्य की राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ये छोटा सा चैप्टर था, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, रिवाइज कर लेना है। 2 पॉइंट हैं ओनली, निगमित शासन और अपना सामाजिक उत्तरदायित्व, तो आराम से याद कर लेना एंड रिवाइज कर लेना। थैंक यू।